दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। फैमिली लॉ 2 सीरीज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ प्रिंसिपल के बारे में, कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सेपरेटेड सन के बारे में। यदि कोई सन को पासिंग प्रॉपर्टी से सेपरेट अगर होना चाहता है, वो अपना शेयर चाहता है, तो वो कर्ता से मांग सकता है। एंड द मोमेंट वो कर्ता से मांगता है और उससे अगर प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वो सेपरेट हो जाता है। और उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जो उस फैमिली के बाकी को पार्टनर है या बाकी मेंबर हैं, उस ज्वाइंट फैमिली के मेंबर रह सकते हैं। बाकी ये सन जो है इसका सेवरेंस हो चुका होता है और ये एक सेपरेट मेंबर के रूप में ट्रीट किया जाता है। इन सच कंडीशन अगर सपोज फादर की डेथ हो जाती है इंटरस्टेट और अगर वहाँ नोशन पार्टीशन होता है, उसमें अभी सेपरेट सन को कोई भी शेयर नहीं मिलेगा, बिकॉज उसे ऑलरेडी शेयर मिल चुका है। नोशन पार्टीशन के बाद जो फादर का सेपरेट शेयर होगा उसमें भी इस सन को कोई भी शेयर नहीं मिलेगा एज पर द क्लासिकल लॉ एंड बिफोर 2005 अमेंडमेंट। 2005 के अमेंडमेंट के बाद इसमें कुछ चेंजेस आता है जो हम लोग तब देखेंगे। लेकिन यदि फादर की कोई अदर सेपरेट प्रॉपर्टी है उसमें इस सन को शेयर मिलता है। लाइक हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एक फादर है, वाइफ है, उसके 2 सन है, सन 1 एंड सन 2। इस कंडीशन में सन जब से ही सेपरेट होता है तो वो अपने पूरे ब्रांच के साथ इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली से सेपरेट हो जाता है। उसके सेपरेट होने के बाद जब उसे शेयर मिल जाता है एंड द फादर डाइड इंटरस्टेट, इस कंडीशन में पहले नोशन पार्टीशन होता है। जो बचा हुआ शेयर है उसका 1/3 फादर को मिलता है, 1/3 इसकी विडो को मिलता है, 1/3 इस सन 2 को मिलेगा। अब जो ये 1/3 शेयर है दैट वुड डिवॉल्व एज पर द सेक्शन 8 ऑफ HSA और उसमें इसका केवल 2 ही पार्ट होगा। फर्स्ट विडो को मिलेगा एंड सेकेंड सन को मिलेगा। इस सन को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से विडो को 1/6 और इस सन को +1/6 शेयर मिल जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि ये तो कोपासनी प्रॉपर्टी की बात थी। यदि फादर के पास कोई सेपरेट प्रॉपर्टी होती है सपोज ऑफ 30 लाख रुपीस, उस कंडीशन में इस 30 लाख रुपीस के प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन 3 पार्ट में होगा। इसकी वाइफ को मिलेगा, सन 1 को भी मिलेगा और सन 2 को भी मिलेगा, बिकॉज दे आर क्लास 1 ईयर। और हर किसी को 10 लाख रुपीस की प्रॉपर्टीज एडिशनल मिल जाती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट इज द पोजीशन इन द केस ऑफ सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर। सपोज होता ये है कि एक फैमिली है जिसमें फादर है, उसकी वाइफ है, 2 सन है और एक डॉटर है। सन 1 और सन 2 अपनी प्रॉपर्टी लेकर के सेपरेट हो जाते हैं और फादर के पास जो बाकी की प्रॉपर्टी रहती है कोपार्टनर प्रॉपर्टी, वो वैसे ही रहती है। इस केस में जो भी फादर के पास प्रॉपर्टी है एज बीइंग अ सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर के रूप में है, बिकॉज इसके नीचे कोई भी कोपार्टनर अब नहीं बचा है। अब सपोज फादर की डेथ हो जाती है, ही डाइड इंटरस्टेट, तो इसके पास जो भी शेयर बचा है एज बीइंग ए सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर, उस कंडीशन में इसकी प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं होगा, बिकॉज ही सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर। और ना ही यहाँ पर कोई नोशनल पार्टीशन होगा, बल्कि इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सेक्शन 8 ऑफ HSA के थ्रू डिवॉल्व होगी और जो भी इसके क्लास 1 एयर हैं उनको प्रॉपर्टी दी जाएगी। लाइक इन दिस केस फादर की प्रॉपर्टी, फादर के पास 1 शेयर बचा है जो कि इसके विडो, इन दोनों सन और इस डॉटर, इन चारों को मिलेगा। और इस तरह से जो भी फादर के पास प्रॉपर्टी है उसका 1/4 पार्ट हर किसी को मिल जाता है। सो इट वॉज द पोजीशन इन द केस ऑफ सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर कि जब भी कोई सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर होगा उसके प्रॉपर्टी का पार्टीशन नोशन पार्टीशन के तहत नहीं होगा, बल्कि सेक्शन 8 ऑफ HSA के थ्रू डिवॉल्व होगा। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में होता यह है कि ए डाइज एज अ मेंबर ऑफ मिताक्षा ज्वाइंट फैमिली एंड इज सर्वाइव्ड बाय हिज फादर, मदर, ब्रदर B1 एंड B2, विडो AW, अ सन S1 और जो S1 जो है वो सेपरेटेड सन है, नाउ S2 एंड B। अब इसमें एक सिचुएशन दिया हुआ है, ए लिव्स बिहाइंड सेपरेट प्रॉपर्टी वर्थ 10 लाख रुपीस एंड टोटल जॉइंट फैमिली एसेट्स आर वर्थ 30 लाख रुपीस। अब इस कंडीशन में हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ए की सेपरेट प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करेंगे एज पर सेक्शन 8 ऑफ HSA, जिसमें हम लोग देखते हैं क्लास 1 एयर कितने हैं। फर्स्ट इसकी वाइफ, सेकेंड इसकी मदर, थर्ड ये सन, फोर्थ ये सन एंड फिफ्थ ये डॉटर। तो इस तरीके से इस 10 लाख रुपीस का 5 शेयर होता है एंड ईच पर्सन गेट्स 2 लाख रुपीस। अब इसके बाद हम लोग जो इसके पास 30 लाख का अनडिवाइडेड कोपार्टनर प्रॉपर्टी है उसके लिए नोशनल पार्टीशन करेंगे। तो जैसे नोशनल पार्टीशन होता है उस कंडीशन में ए को मिलता है 1 शेयर, फादर को मिलता है 1 शेयर, मदर को मिलता है 1 शेयर, इस ब्रदर को मिलता है 1 शेयर, इस ब्रदर को मिलता है 1 शेयर। टोटल मिला करके 5 शेयर है। तो 1/5 फादर को मिला, 1/5 मदर को मिला, 1/5 ए को मिला, 1/5 इस ब्रदर 1 को मिला, 1/5 इस ब्रदर 2 को मिला। 30 लाख का 1/5 6 लाख रुपीस हर किसी के पास पहुंच जाता है। ए के पास जो 1/5 शेयर आया है दैट इज 6 लाख रुपीस, वो इसके पूरे ब्रांच के लिए है।
अब इस 1/5 शेयर का पहले पार्टीशन करेंगे और पार्टीशन में AW को शेयर मिलेगा, S1 को मिलेगा, S2 को मिलेगा। अभी D को शेयर नहीं दिया जा रहा है बिकॉज इट इज अ मैटर बिफोर 2005 अमेंडमेंट। अब जो A को 1/5 शेयर मिला है दैट इज 6 लाख रुपीज, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बिकॉज S1 सेपरेट सन है, इसे शेयर पहले ही मिल चुका है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, A के पास आता है, इसकी वाइफ के पास आता है, S2 के पास आता है। इट मीन्स हर किसी को यहाँ पर 2 लाख रुपीज ईच मिलता है। अगर इन टर्म्स ऑफ शेयर की बात की जाए तो 1/15 शेयर हर किसी को मिलता है। अब जो 1/15 शेयर है दैट इज 2 लाख रुपीज ऑफ A, ये इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई जिसका डिवोल्यूशन एज पर सेक्शन 8 ऑफ HSA होगा। और जब HSA के थ्रू इसका डिवोल्यूशन होता है तो हम लोग देखते हैं इसके क्लास 1 हेयर कितने हैं। वाइफ हो गई, डॉटर हो गई, ये सन हो गया और ये मदर हो गई। इस सन को कंसिडर नहीं किया जाएगा बिकॉज ही इज ए सेपरेट सन। और इस कंडीशन में जो 2 लाख रुपीज है वो इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इस डॉटर को मिलता है टोटल शेयर का 1/60, वाइफ को भी 1/60, मदर को भी 1/68। और अब इस प्रकार से अगर शेयर की बात की जाए, इन टर्म्स ऑफ रुपीज की बात की जाए, तो फादर को मिलता है 1/5 दैट इज इक्वल टू 6 लाख, B1 को मिलता है 1/5, B2 को मिलता है 1/5, इसकी मदर को मिलता है 1/5 प्लस 1/68, इसकी वाइफ को मिलता है 1/15 प्लस 1/68, S1 को कोई भी शेयर नहीं मिलता है, S2 को मिलता है 158 प्लस 1/68 एंड डॉटर को मिलता है 1/68 शेयर दैट इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। तो इस प्रकार से इसके प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होता है। जो सेपरेट सन होता है उसे ना तो नोशनल पार्टीशन में शेयर दिया जाता है और ना ही नोशनल पार्टीशन के बाद इंटरस्टेट के पास जो प्रॉपर्टी आती है एज ए सेपरेट प्रॉपर्टी उसे HSA के थ्रू भी नहीं मिलता है। अब इसी एग्जांपल को हम लोग द्रविड़ स्कूल ऑफ लॉ के हिसाब से देखते हैं कि किसको किसको कितना शेयर मिलता है इफ A डाइड इंटरस्टेट और S1 सेपरेट हो चुका है। जब S1 सेपरेट हो चुका है तो इसे ना तो नोशनल पार्टीशन में शेयर मिलेगा और ना ही A के पास जो सेपरेट प्रॉपर्टी आएगी नोशनल पार्टीशन के बाद उसमें एज बीइंग क्लास 1 हेयर उस कंडीशन में भी शेयर नहीं मिलेगा। अब द्रविड़ स्कूल ऑफ लॉ में देखते हैं जब ये फादर और इस सन के बीच में प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होता है उस कंडीशन में फादर को मिलता है 1/4, इसे मिलता है 1/4, इसे मिलता है 1/4, ब्रदर को मिलता है 1/4, मदर को इस टाइम में कोई शेयर नहीं मिलता है बिकॉज द्रविड़ स्कूल ऑफ लॉ में ड्यूरिंग द पार्टीशन मदर को कोई भी शेयर नहीं दिया जाता है। एंड 1/4 की वैल्यू है 7.5 लाख। अब A के पास जो प्रॉपर्टी आई है उसका पार्टीशन 3 पार्ट में होगा, सन 2 को मिलेगा एंड डॉटर को मिलेगा बिकॉज अनमैरिड डॉटर को कोपार्टनर बनाया गया है। तो हर किसी के पास 1/12 शेयर पहुंच जाता है और इस 1/12 शेयर का वैल्यू है 2.5 लाख। अब इसके बाद जो A के पास शेयर आया है 1/12, इसका डिवोल्यूशन एज पर सेक्शन 8 ऑफ HSA होगा जिसमें इसके क्लास 1 हेयर, इसकी वाइफ को, इस सन को, इस डॉटर को और इसकी मदर को शेयर दिया जाएगा और हर किसी के पास पहुंचेगा 148 शेयर एंड द वैल्यू ऑफ 148 शेयर इज 62,500। और अगर शेयर की बात की जाए तो फादर के पास आता है 1/4 शेयर दैट इज 7.5 लाख, ब्रदर 1 के पास आता है 1/4 शेयर, ब्रदर 2 के पास आता है 1/4 शेयर एंड दैट इज अगेन 7.5 लाख, मदर के पास आता है 148 शेयर दैट इज 62.5 के, इसकी वाइफ के पास भी आता है 148 शेयर दैट इज 62.5 के। सन 1 को कोई भी शेयर नहीं दिया जाता है बिकॉज ही इज ऑलरेडी सेपरेटेड। सन 2 के पास आता है 1/12 प्लस 1/48 शेयर दैट इज इक्वल टू 3.125 लाख, डॉटर के पास आता है 1/12 प्लस 1/48 शेयर एंड दैट इज अगेन 3.125 लाख। तो इस प्रकार से शेयर का डिवोल्यूशन होता है। आई होप ये आपके समझ में आ चुका होगा। इसी क्रम में नोशनल पार्टीशन को लेकर के एक केस आता है एंड द नेम ऑफ द केस इज उत्तम सिंह वर्सेस सौभाग सिंह, 2016 का केस है। इस केस में होता ये है कि A एक फादर है जिसकी वाइफ W है, इसके 4 सन होते हैं S1, S2, S3 एंड S4। इस फादर की डेथ हो जाती है 1973 में। पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली के रूप में ही कंटिन्यू रहती है, पार्टीशन नहीं हुआ होता है। देन उसका 1977 में इस S1 को एक बेटा होता है दैट इज S1S। जब ये बेटा बड़ा होता है देन 1998 में सूट फाइल करता है पार्टीशन के लिए, जिसमें ट्रायल कोर्ट का कहना होता है कि जो भी प्रॉपर्टी A की थी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, इस फैमिली में कोई पार्टीशन नहीं हुआ था तो S1 के बेटा को इसमें शेयर मिलना चाहिए। जबकि जब ये मामला अपील में जाता है तो वहाँ अपीलेट कोर्ट का कहना होता है कि S1S को शेयर नहीं मिलेगा, जो भी प्रॉपर्टी A की है वो एक तरह से सेपरेट प्रॉपर्टी है और सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 8 ऑफ HSA एप्लीकेबल होगा। और जब ये मामला आगे जाता है अगेन अपील में तो वहाँ कहा जाता है कि द कंप्लीट प्रॉपर्टी वुड बी इनहेरिटेड बाय हिज सन एंड हिज विडो and the character of the property would change from co-partnership to separate property and consequently the grandson would not have right over the property। और इस तरीके से इस जजमेंट में एक फ्लॉ होता है बिकॉज
सेक्शन 6 में नोशनल पार्टीशन के बारे में बात की गई है, जिस चीज को कंसीडर नहीं किया गया इस केस में, जबकि होना यह था कि नोशनल पार्टीशन यहां पर किया जाता है ए का, उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती S1, S2, S3 को दी जाती और उसके बाद S1 की प्रॉपर्टी का पार्टीशन S1S के साथ होता और इस प्रकार से S1S को 1/8 शेयर यहां दिया जाना था, लेकिन वर्डिक्ट में फ्लॉ होने की वजह से इसके क्लेम को डिनाई कर दिया जाता है। अब हम लोग कुछ बेसिक प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे, दैट इज लॉ आफ्टर इन्फोर्समेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो आपको मालूम ही है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अमेंडमेंट के तहत जो नोशनल पार्टीशन का कॉन्सेप्ट जो था दैट इज गिवन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 उसे कंटिन्यू किया जाता है। और नोशनल पार्टीशन एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी ये है कि जिस पर्सन की भी डेथ हुई है, द पर्सन डाइड एज ए मिताक्षरा कोपासनर, और उसकी डेट 9 सितंबर 2005 के बाद होती है, जिसमें हम लोग करते ये हैं अगर उसने कोई टेस्टामेंट्री या विल बनाया है तो उस कंडीशन में एज पर द विल एंड टेस्टामेंट, लाइक हम लोग पहले इलस्ट्रेशन इस पे कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी देखते हैं इस केस में क्या होता है। सपोज ए डाइड इंटरस्टेट लिविंग बिहाइंड फादर, 2 सन एंड 1 डॉटर। पहले यहाँ पे नोशनल पार्टीशन होगा फादर एंड सन के बीच में, इन दोनों को हाफ शेयर दिया जाता है। अब जो हाफ शेयर है ए का, ये इसके पूरे ब्रांच के लिए दिया गया है, जिसकी वजह से फिर इसका पार्टीशन होगा और अब इसका पार्टीशन 4 इक्वल पार्ट्स में होगा। एक शेयर मिलेगा ए को, एक S1 को, एक S2 को और एक D को, और इस प्रकार से हर किसी के पास 1/8 शेयर पहुंच जाता है। अब जो ए की शेयर है वो एज पर सेक्शन 8 ऑफ HSA सक्सीड की जाएगी S1, S2 और D के द्वारा, बिकॉज दे आर क्लास 1 एयर, और इस प्रकार से इन लोगों को एडिशनल मिलता है 1/24 शेयर। और इस प्रकार से अगर शेयर की बात की जाए तो फादर को मिलता है हाफ शेयर, S1 को मिलता है 1/8 प्लस 1/24 शेयर, S2 को मिलता है 1/8 प्लस 1/24 शेयर, और इस डॉटर को भी मिलता है 1/8 प्लस 1/24 शेयर। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें होता यह है कि ए डाइज एन अनडिवाइडेड मेंबर ऑफ मिताक्षरा कोपासनरी इन दिसंबर 2005 एंड इज सर्वाइव्ड बाय हिज पेरेंट्स F and M, फादर एंड मदर, 2 ऑफ हिज वाइव्स W1 एंड W2, और ये शादी ऑब्वियसली 1955 से पहले हुई है, बिकॉज 1955 के बाद बाइगेमी अलाउड नहीं था। अ ग्रैंडसन S1S, अ ब्रदर BR एंड सिस्टर SIS। अब देखते हैं यहाँ प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होता है, बिकॉज ये मैटर है दिसंबर 2005 का, जहां डॉटर्स ऑलरेडी कोपासनर बन चुकी थी। तो प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन पहले 2 जनरेशन में होगा, फादर एंड सन के बीच में, जहां हम लोग देखते हैं इस फादर के साथ 3 कोपासनर हैं, और जब प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है उस कंडीशन में मदर को भी एक शेयर मिलता है। तो इस प्रकार से हर किसी को 1/5 शेयर मिलता है। ए के पास जो 1/5 शेयर आई है वो इसके पूरे ब्रांच के लिए आई है। अब जो ए के पास जो शेयर आई है 1/5, उसका पार्टीशन होता है सन 1 और सन 2 के बीच में, और जब पार्टीशन हो रहा होता है उस कंडीशन में इन दोनों वाइफ्स को सन के इक्वल ही शेयर मिलता है। तो इस प्रकार से अब ए के शेयर का फर्दर डिवीजन होता है 5 इक्वल शेयर में। ए को एक शेयर मिलता है, इसकी वाइफ 1 को एक शेयर मिलता है, वाइफ 2 को एक शेयर मिलता है, इस सन को एक शेयर मिलता है और इस सन 2 को एक शेयर मिलता है। 1/5 शेयर का 5 पार्ट्स में डिवीजन होता है, तो हर किसी को मिलता है 1/25 शेयर। अब जो ए के पास 1/25 शेयर आई है, ये इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई, जिसका डिवोल्यूशन आपको मालूम ही है एज पर सेक्शन 8 ऑफ HSA होगा। अब देखते हैं इसके पास क्लास 1 एयर कितनी है, 1 सन, 2 सन, इन दोनों वाइफ को मिलाकर के एक शेयर मिलेगा। यहाँ एक मदर है तो मदर को एक शेयर मिलेगा। तो इस प्रकार से जो ए की प्रॉपर्टी है 1/25, उसका 4 पार्ट में डिवीजन होगा, और इस प्रकार से हर किसी को 1/100 शेयर मिलना चालू हो जाएगा। इन दोनों वाइफ के बीच में 1/100 शेयर इक्वली डिवाइड होगा, तो इन दोनों को मिलेगा 1/200 शेयर। अब जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो बात यह है कि S1 के पास 2 तरह की प्रॉपर्टी आई है। फर्स्ट 1/25 शेयर जो इसकी कोपासनरी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू हिज सन, एंड सेकेंड जो इसके पास 1/100 शेयर आई है, ये इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पर पार्टीशन की बात की जाए तो केवल 1/25 शेयर का पार्टीशन होगा S1 और इसके सन के बीच में, और इस प्रकार से इसके सन को मिलेगा 1/50 शेयर, और अब इस S1 के पास बच जाता है 1/50 शेयर, जो कि इसका अब सेपरेट प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार से अगर शेयर की बात की जाए तो फादर को मिलता है 1/5 शेयर, मदर को मिलता है 1/5 प्लस 100 शेयर, सिस्टर को मिलता है 1/5 शेयर, ब्रदर को मिलता है 1/5 शेयर, दोनों वाइफ को इक्वल शेयर मिलता है दैट इज 125 प्लस 1/200 शेयर। S1 के पास आता है 1/50 शेयर प्लस 100 शेयर, S2 के पास आता है 1/25 शेयर प्लस 1/100 शेयर,
जबकि S1S के पास आता है 150th शेयर। इस एग्जाम्पल में जो मेन चीज आपको फोकस करना है दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ S1 एंड हिज सन। S1 के पास सिंस दो तरह की प्रॉपर्टी आई है, कोपासनी प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। अगर यहाँ पार्टीशन की बात अगर होगी तो केवल इसके कोपासनी प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा, सेपरेट प्रॉपर्टी का नहीं। सेपरेट प्रॉपर्टी का सक्सेशन इसके डेथ के बाद ही हो सकता है। S1 चाहे तो अपने सेपरेट प्रॉपर्टी को जिस तरह से डिवॉल्व करना चाहे वो कर सकता है। अगर वो चाहे उसे सेल आउट करना, गिफ्ट करना, वो जिस तरह से चाहे उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, लेकिन कोपासनी प्रॉपर्टी वो अपने सन के साथ शेयर करेगा। आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अगर इसी एग्जाम्पल में हम लोग बात करें द्रविड़ कुल का, तो यहाँ पर मदर और विडो को पार्टीशन के दौरान कोई शेयर नहीं मिलेगा, डॉटर को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं 2005 अमेंडमेंट का सेपरेटेड सन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि सेपरेट सन के साथ दो तरह की डिसेबिलिटी होती है। फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ नोशन पार्टीशन उसे कोई शेयर नहीं मिलता है, एंड सेकेंड, नोशन पार्टीशन के बाद जो इंटरस्टेट का शेयर होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर एज पर सेक्शन 8 ऑफ HSA हो रहा होता है, उस कंडीशन में भी इसे शेयर नहीं मिलता है। 2005 अमेंडमेंट के बाद होता यह है कि नोशन पार्टीशन के टाइम में तो इसे शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन नोशन पार्टीशन के बाद इंटरस्टेट का जो शेयर आता है और अगर वो डिवॉल्व होता है एज पर सेक्शन 8 ऑफ HSA, उस जगह पर इसे शेयर मिलेगा। बिकॉज अगर हम लोग इसके लॉजिक है तो पाते हैं 2005 से पहले जो फादर के पास प्रॉपर्टी आती है उस प्रॉपर्टी का नेचर सेपरेट प्रॉपर्टी का होता है, जिसकी वजह से इस सेपरेटेड सन को अब फादर के उस सेपरेटेड प्रॉपर्टी में जो कि नोशन पार्टीशन के बाद उसके पास आया है उसमें शेयर मिलेगा। लाइक इसके लिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। S1 सेपरेट हो चुका है अपना शेयर लेकर के, फादर के पास जो शेयर बचता है आफ्टर हिज डेथ, नोशन पार्टीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा जिसमें फादर को मिलेगा 1/3, इसकी विडो को मिलेगा 1/3, इस सन को मिलेगा 1/3। अब जो फादर का 1/3 शेयर है ये इसका सेपरेट शेयर है, और सेपरेट शेयर होने के कारण जब इसे डिवॉल्व किया जाएगा तो इसके क्लास 1 एयर में किया जाएगा, और S1 इसका क्लास 1 एयर है, जिसकी वजह से इस 1/3 का 3 पार्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हर किसी को 1/9 शेयर मिल जाएगा। और इस प्रकार से अगर शेयर की बात करें तो वाइफ को मिलता है 1/3 प्लस 1/9, सन 2 को भी मिलता है 1/3 प्लस 1/9, और S1 जो कि सेपरेट हो चुका था उसे भी मिलता है 1/3 शेयर। आई होप आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं 2005 अमेंडमेंट के बाद डॉटर के शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। 2005 अमेंडमेंट के बाद कोई भी डॉटर चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो उसे कोपार्टनर माना जाता है द सेम मैनर एज द सन। और अगर 2005 अमेंडमेंट के सेक्शन 6 के बारे में बात की जाए तो इसका इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव है, लाइक क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6, इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव है, जबकि क्लॉज B एंड क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6, इन दोनों का इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव है। डॉटर्स कोपार्टनर होती है 9 सितंबर 2005 के बाद, तो इसी कारण इस एक्ट का एप्लीकेशन 9 सितंबर 2005 से पहले नहीं होता है, लेकिन ये माना जाता है जो भी डॉटर इससे पहले जन्म ली है वो भी इस डेट के बाद से कोपार्टनर हो जाती हैं। ऐसा कोई भी पार्टीशन जो कि रिटर्न पार्टीशन है एंड 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका है, उसके लिए ये डॉटर रीओपन के लिए नहीं कर सकती हैं। अब सपोज ऐसा होता है कि कोई केस चल रहा होता है और वो केस कंटिन्यू होता है 2005 तक, उस कंडीशन में डॉटर को उस पेंडिंग सूट में इंक्लूड किया जाएगा और उसे शेयर दिया जाएगा। इस पर 2 केसेस है, प्रेमा वर्सेस नाजी गौड़ा 2011 का केस है कर्नाटका का, इसमें भी यही बात की गई थी। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का केस है 2020 का, और ये दिल्ली का केस है, इसमें भी बात की गई थी। और एक 2008 का केस था जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, उसमें भी ये बात आई थी। अब सपोज ऐसा होता है कि कोई सूट है उसमें प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो गई है, उसके बावजूद डॉटर को उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, और इसके लिए 2 केसेस है। एंड द नेम ऑफ द केस इज गंदूरी कोटेश्वरमा वर्सेस चकड़ी अनादि 2012 का केस है, एंड धनम्मा एट सुमन सुरपुर वर्सेस अमर 2018 का केस है। इन दोनों केस में कोर्ट का डिसीजन होता है कि प्रिलिमिनरी डिग्री वहां पास हो जाती है, उसके बावजूद डॉटर को उसमें इंक्लूड किया जाता है, उन्हें शेयर मिलता है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द राइट ऑफ ए डॉटर बोर्न आउट ऑफ वॉइड मैरिज। तो आपको मालूम है अगर मैरिज ही वॉइड है और जब इलेजिटिमेट चाइल्ड हो जाती है उस कंडीशन में पार्टीशन का वो डिमांड नहीं कर सकती है, उसे कोपार्टनर नहीं बनाया जाता है। और इलेजिटिमेट चाइल्ड को लेकर के हम लोगों ने पार्टीशन वाले वीडियो में लेंथ एंड ब्रेथ में चर्चा किया था, जहां पर कि देखा था कि वाइड मैरिज होता है तो वहां उसकी वाइफ को शेयर नहीं मिलता है, जबकि इलेजिटिमेट चाइल्ड जो होता है उसे कोपार्टनर प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता है, और जो भी शेयर मिलता है वो फादर के सेपरेट प्रॉपर्टी में मिलता है।
और फादर के किसी अदर रिलेशन से वो शेयर नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी डॉटर जिसका जन्म वाइड मैरिज के थ्रू हुआ है वो इंटाइटल है केवल सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ फादर, और वो भी तब जब फादर की डेथ हो जाती है। उसके जिंदा रहते हुए प्रॉपर्टी का डिमांड नहीं कर सकती हैं। लाइक इस क्रम में एक केस था बालाकृष्णन वर्सेस सेल्वी 2018 का केस है मद्रास का। इस केस में होता यह है कि एक मेल है, उसकी शादी होती है W1 के साथ, जहां उसे 3 सन और 2 डॉटर होता है। देन उसके बाद W2 के साथ वो शादी कर लेता है, बाइगेमी का ये केस होता है, और इस फीमेल से उसे 2 सन और 4 डॉटर होता है। सिंस ये वाइड मैरिज है, जो भी इसके चाइल्ड है इलिजिटिमेट चाइल्ड है। इन 4 डॉटर में से एक डॉटर केस फाइल करती है F के डेथ के बाद कि उसे भी प्रॉपर्टी में शेयर दिया जाए। कोर्ट का कहना होता है कि एज बीइंग एन इलिजिटिमेट चाइल्ड बिकॉज शी वाज बोर्न आउट ऑफ वाइड मैरिज, शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट शेयर फ्रॉम कोपासनी प्रॉपर्टी बट शी कैन इनहेरिट सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ फादर, और कोपासनी प्रॉपर्टी में उसके राइट को खारिज कर दिया जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं डिवोल्यूशन ऑफ ए कोपासनर इंटरेस्ट हेल्ड बाय अ फीमेल कोपासनर। अगर कोई फीमेल कोपासनर एंड इफ शी डाइड इंटरस्टेट, उस कंडीशन में उसके ऊपर नोशनल पार्टीशन अप्लाई होने का कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो भी अनडिवाइडेड कोपासनर प्रॉपर्टी है उस अनडिवाइडेड कोपासनर प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट है। सेकेंड, इसकी डेट 9 सितंबर 2005, इट मीन्स जिस दिन एक्ट लागू हुआ है उसके बाद हुई हो। एंड थर्ड, जब उसकी डेथ हुई है उस वक्त उसका कोई सर्वाइविंग चाइल्ड है या चाइल्ड ऑफ प्रीडिजीज चाइल्ड है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तभी उस फीमेल के प्रॉपर्टी के लिए नोशनल पार्टीशन अप्लाई किया जाएगा। अब लाइक इस केस में देखते हैं, एक फादर है, उसकी वाइफ है, सन है, डॉटर है। डॉटर की डेथ 2006 में हो जाती है। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं कि क्या नोशनल पार्टीशन अप्लाई होगा। फर्स्ट, इसका अनडिवाइडेड कोपासनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, बिल्कुल सही। इसकी डेथ 9 सितंबर 2005 के बाद हुई है, बिल्कुल सही। लेकिन इसके बाद कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं है और ना ही कोई चाइल्ड ऑफ प्रीडिजीज चाइल्ड है। उस कंडीशन में यहां पर अब नोशनल पार्टीशन अप्लाई नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ऐसा होता है कि 2 भाई है और एक सिस्टर है एंड द सिस्टर डाइड इंटरस्टेट बट सर्वाइव्ड बाय अ सन एंड अ डॉटर। उस केस में क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका 3 इक्वल पार्ट में डिवीजन होगा। यहां पर नोशनल पार्टीशन लगेगा बिकॉज अगर इस फीमेल की डेथ 2006 में हुई है, अनडिवाइडेड कोपासनी प्रॉपर्टी में इसका इंटरेस्ट है एंड सी सर्वाइव्ड बाय चिल्ड्रेन, तो उस कंडीशन में नोशनल पार्टीशन यहां पर अप्लीकेबल होगा। ब्रदर और सिस्टर के बीच में प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा, हर किसी को 1/3 शेयर दिया जाएगा और इस फीमेल का 1/3 शेयर इनके दोनों बच्चों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा और इस प्रकार से बच्चों को 1/6 एंड 1/6 शेयर मिलता है। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक फादर है, इसका एक सन है और 3 डॉटर है। इसमें से डॉटर 1 उसका एक सन है, डॉटर 2 की एक डॉटर है एंड डॉटर 3 प्रीडिजीज्ड है। उस कंडीशन में क्या होता है, तो क्या यहां पर नोशनल पार्टीशन अप्लाई होगा। अगर देखा जाए डॉटर 1 के केस में, और अगर ये केस 2007 का है, तो इसका अनडिवाइडेड कोपासनरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। इसकी डेथ आफ्टर द पासिंग ऑफ द एक्ट हुई है एंड शी सर्वाइव्ड बाय अ चाइल्ड, तो इस कंडीशन में यहां नोशनल पार्टीशन होगा इसके लिए। लेकिन D3 के केस में देखते हैं, 2 कंडीशन को ये सेटिस्फाई करती है लेकिन थर्ड कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाती है बिकॉज सी इज नॉट सर्वाइव बाय एनी चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ ए प्रीडिजीज चाइल्ड। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा वो 4 पार्ट्स में होगा। फादर को एक शेयर मिलेगा, एक शेयर इस सन को मिलेगा, एक शेयर इस डॉटर के लिए होगा और एक शेयर इस डॉटर के लिए होगा, जबकि इस डॉटर के लिए कोई भी नोशनल पार्टीशन नहीं होगा। और जो इस D1 का शेयर है वो इसके सन को मिल जाएगा। सिंस D2 अभी जिंदा है तो इसके डॉटर को शेयर अभी नहीं मिलेगा और इसके सन को शेयर मिलने का कारण ये है बिकॉज एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऐसा दिखता है कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंशन है वो ये है टू लिंक द डॉटर एज ए सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और यहाँ पर ये डॉटर एक सोर्स के रूप में यूज हो रही है ताकि इसके सन को प्रॉपर्टी मिल सके। एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हम लोग चर्चा करते हैं कुछ जनरल प्रिंसिपल के बारे में। लाइक सेक्शन 18 में दिया हुआ है कि फुल ब्लड प्रीफर्स टू हाफ ब्लड, और ये तब अप्लाई होगा व्हेन दे आर एट द सेम डिग्री ऑफ प्रोपेनक्यूटी। सेक्शन 9 में ही दिया हुआ है मोड ऑफ सक्सेशन के बारे में, जहां कि 2 और मोर एयर्स होते हैं, जिसमें अगर किसी एयर का कोई ब्रांच है तो पहले उसे परिस्ट्रिप्ट शेयर मिलता है और देन उसके बाद ये परिस्ट्रिप्ट शेयर पर कैपिटा शेयर में डिवाइड होता है। जो भी प्रॉपर्टी ये इनहेरिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेनेंट्स इन कॉमन, नॉट एज ए ज्वाइंट टेनेंट। सेक्शन 20 में राइट ऑफ चाइल्ड इन वूम के बारे में चर्चा किया गया है कि यदि इंटरस्टेट के डेथ से पहले मदर चाइल्ड कंसीव कर चुकी है तो उसके लिए प्रोविजन रखा जाएगा। अगर चाइल्ड
लाइव जन्म लेता है तो वो उसे शेयर दिया जाएगा। अगर वो जिंदा जन्म नहीं लेता है, उस कंडीशन में जो भी शेयर होगा बाकी को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सेक्शन 24 में बताया गया है प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सिमल्टेनियस डेथ। सपोज दो भाई हैं ए एंड बी, जिसमें ए बड़ा भाई है और बी छोटा भाई है। एक एक्सीडेंट होता है जिसमें दोनों की मौत एक ही टाइम में हो जाती है, तो एज पर सेक्शन 24 ऑफ HSA तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो बड़ा भाई था उसकी मौत पहले हुई है। अब हम लोग चर्चा करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हेयर्स में, बिकॉज जो भी प्रॉपर्टी पर राइट है दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, उसके साथ कुछ कंडीशन जुड़ा हुआ है। एज पर द क्लासिकल लॉ, मेंटल इन्फॉर्मिटीज, फिजिकल डिफेक्ट्स एंड कुछ डिजीज के कारण कोपार्टनर को डिस्क्वालीफाई किया गया था, और इसके बारे में लेंथ एंड ब्रेथ में पार्टीशन वाले वीडियो में चर्चा की गई है, आप वहां से देख सकते हैं। जबकि अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत 3 टाइप्स ऑफ पर्संस को शेयर इनहेरिट करने से, चाहे पार्टीशन के दौरान हो चाहे सक्सेशन के दौरान हो, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जिसमें फर्स्ट है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 24, और ये 1956 के एक्ट में भी था और अमेंडिंग एक्ट में भले ही रिमूव कर दिया गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अप्लीकेबल है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीमेन जिसके रीमैरिज पर उन्हें शेयर नहीं दिया जाता है। फर्स्ट, पीडीजी सन, पीडीजी सन सन एंड ब्रदर्स विडो। अगर इन तीनों की रीमैरिज पार्टीशन ओपन होने से पहले या सक्सेशन ओपन होने से पहले अगर हो जाती है तो उस कंडीशन में इन्हें शेयर नहीं दिया जाता है, और इसके बारे में भी HSA 1956 का जो वीडियो है उसमें लेंथ एंड ब्रेथ में चर्चा किया गया है। सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन है मर्डरर, एंड दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 25। अगर कोई भी पर्सन इंटरस्टेट का मर्डर कर देता है या इंटरमीडिएट का मर्डर करता है, इंटरमीडिएट का मतलब ये हुआ सपोज दिस इज अ फादर, इसके 2 बच्चे हैं S1 और S2। अब अगर S2 फादर का मर्डर कर देता है, उस कंडीशन में भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या फिर अपने ब्रदर का मर्डर कर देता है ताकि सारी की सारी शेयर उसके पास पहुंचे, तो उस कंडीशन में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इसी कारण कहा गया है कि इंटरस्टेट या इंटरमीडिएट दोनों में से किसी का मर्डर करता है या इनके मर्डर में सहयोगी होता है, उस कंडीशन में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, बिकॉज ये जो भी मर्डर किया गया है दैट इज फॉर द फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन। सेक्शन 26 में दिया हुआ है कि अगर कोई पर्सन किसी अदर रिलीजन में शादी कर लेता है, उस कंडीशन में जो भी कन्वर्ट होगा उसकी राइट प्रोटेक्टेड रहती है एज पर कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट 1850। कन्वर्जन के बाद उस पर्सन को इमीडिएटली कोपार्टनर प्रॉपर्टी में शेयर तो मिल जाता है, साथ ही साथ फादर के डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी में भी वो सक्सीड करता है। लेकिन कन्वर्जन के बाद इसके डिसेंडेंट को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, बट इसमें 2 कंडीशन है। अगर इसके डिसेंडेंट का जन्म कन्वर्जन से पहले हुआ है, उस कंडीशन में HSA लागू होगा और वो सक्सीड कर सकता है। लेकिन यदि उसका जन्म कन्वर्जन के बाद हुआ है, उस कंडीशन में HSA लागू नहीं होगा और वो सक्सीड नहीं करेगा। सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट कंसिक्वेंसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। वैसे पर्संस जो कि डिस्क्वालीफाइड हैं, जो कि 3 टाइप्स ऑफ पर्सन के बारे में बताया गया है, रीमैरिज, मर्डर एंड डिफरेंस रिलीजन, इनके नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सेक्शन 28 टॉक्स अबाउट डिजीज, डिफेक्ट्स ETC नॉट टू डिस्क्वालीफाई। तो जो एज पर द क्लासिकल लॉ डिजीज एंड डिफेक्ट्स के कारण डिस्क्वालीफाई होते थे, उनकी राइट को इस एक्ट के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है। सेक्शन 29 टॉक्स अबाउट फेलियर ऑफ एयर्स। इट मीन्स अगर कोई भी एयर नहीं बचता है, उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टेट। सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट टेस्टामेंट्री सक्सेशन। इससे पहले जितना भी प्रोविजंस था वो इंटरस्टेट सक्सेशन के लिए था। अब अगर कोई पर्सन जिसकी डेथ हो जाती है, वो अगर चाहे तो एक विल बना करके या टेस्टामेंट बना करके भी अपनी प्रॉपर्टी के डिवोल्यूशन के बारे में इंस्ट्रक्शन दे सकता है। और यही वो सेक्शन है जिसके द्वारा 2005 के बाद जब डॉटर को राइट दी गई थी कोपार्टनरी की, उसके बाद डॉटर के पास भी राइट आता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन का। आई होप आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ ही हिंदू सक्सेशन एक्ट का सारा पार्ट समाप्त होता है, एंड आई ट्रस्ट यदि आपने सारे वीडियो को देखा होगा तो आपकी सारी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आज तक जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनके बेस पर आया है उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं और कैसे करेंगे। स्टे ट्यून विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस टाइम। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज like the video, subscribe the channel and share the video with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.